पहले बहू फिर बेबी। रोमा एक आज़ाद ख्यालातों वाली लड़की थी। वो एक एमएनसी में अच्छे पद पर नौकरी करती थी। रोमा अपनी ही कंपनी में काम करने वाले सुजीत को दिल दे बैठी थी। एक दिन सुजीत अपने माता पिता को लेकर रोमा के घर आता है। हम उन माँ बाप में से नहीं है जो बेटे को उसके पसंद से शादी करने से रोके। हमें कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम चाहो तो शादी के बाद भी आराम से नौकरी कर सकती हो। कुल 3 लोगों का हमारा परिवार है और घर में ऐसा कोई खास काम भी नहीं होता। तुम चाहो तो शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। थैंक यू मम्मी जी। एक्चुअली मैंने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की है और मैं ना सचमुच नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों परिवारों से रजामंदी मिलने के बाद रोमा और सुजीत की शादी हो जाती है और शादी के बाद रोमा अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सुजीत के परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे, सुजीत, उसके मम्मी पापा और रोमा। लेकिन इन 4 लोगों के परिवार में 400 तरह के काम हो सकते हैं। ये बात रोमा को तब समझ में आई जब वो शादी करके सुजीत के घर पहुंच गई। शादी के 3 दिन बाद ही जब रोमा ने अपना ऑफिस वापस ज्वाइन करने की इच्छा जताई तो सासू माँ ने कामों की एक लंबी सी लिस्ट रोमा के हाथों में पकड़ा दी। देखो बेटा, जैसे मैंने पहले ही कहा था, हमें तुम्हारी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं, आजकल नया ज़माना है, बहू को बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। घर में 4 पैसे आएंगे तो कल को बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, मुझे नौकरों के हाथ का काम पसंद नहीं। सारी उम्र बिता दी मैंने इस घर को संवारने में, अब समय आ गया है कि मैं अपनी ये धरोहर तुम्हें सौंप दूँ। एक बात हमेशा याद रखना रोमा, कि औरत पत्नी और माँ बाद में होती है, सबसे पहले वो एक बहू होती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपना बहू होने का धर्म निभाना है। उसके बाद तुम चाहे पत्नी बनो या बाहर नौकरी करके अपनी पहचान बनाओ, हमें उससे कोई समस्या नहीं। सुबह का काम निपटाने के बाद तू आराम से काम के लिए जा सकती है। बस शाम को ना ज़्यादा काम नहीं होता, 2 फुलके सेंकने रहते हैं, गरम गरम सेंकती जाना, हम लोग फटाफट खाते जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, मैं अकेले सब कैसे मैनेज करूँगी? घर बाहर सब एक साथ। कोई काम वाली रख लेते हैं ना, कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन वो कर दिया करेगी, तो खाने का काम मैं देख लूँगी। अरे रोमा बेटा, देखो भगवान की कृपा से हमारे घर में रुपये पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन घर के कामों में हमने कभी नौकरों से हाथ नहीं लगवाया। सुबह 4 बजे उठा करो, सब काम बहुत आसान से आराम से हो जाएगा, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, नई शादी में रोमा सास की बातें सुनकर थोड़ी सहम सी गई थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हर शादीशुदा लड़की की तरह रोमा भी पूरी जान लगाकर अपनी गृहस्थी को समेटने की कोशिश कर रही थी। वो सुबह 4 बजे उठती, घर की सफाई करने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद दोपहर का खाना बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होती। ऑफिस से घर आकर भी असंख्य काम उसकी राह तक रहे होते। कभी सास कहती घी बनाओ, तो कभी अचार, कभी पापड़। काम करते करते तन और मन दोनों थक चुके थे रोमा के। अरे रोमा, ये क्या पैकेट वाला है मसाले? अरे कौन लेकर आया इन्हें? मैं लाई हूँ मम्मी जी, मसाले खत्म हो रहे थे। रोमा, कुछ भी करने से पहले पूछ लिया करो। अरे किसने कहा तुमसे कि हमारे यहाँ पीसे हुए पैकेट के मसाले आते हैं? मैं हर मसाले को खुद धूप दिखाकर अपने हाथों से साफ करके पीसती हूँ। जो भी खत्म हो रहा है घर में ही मिक्सर में पीस लिया करो। मम्मी जी, आपको पता ही है कि मुझे ऑफिस जाना होता है, मेरे पास इतना समय कहाँ रहता है? अरे शनिवार इतवार की तो छुट्टी रहती है ना तेरे, तो बस फिर 2 दिन तो बहुत होते हैं। मैंने ना 1 क्विंटल गेहूं भी मंगवा लिया है, हफ्ते के हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके वो धो देना। हाँ, कितने डबल स्टैंडर्ड होते हैं लोग। शादी से पहले तो कहा हमारे यहाँ काम ही क्या है, और अब सुबह 4 बजे उठने के बाद पूरा दिन मैं सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती हूँ, तब भी ये काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मम्मी जी, थक गई हूँ मैं दिन रात मशीन की तरह काम करते करते। अरे आज के समय में कौन औरत होगी जो नौकरी के साथ साथ घर के मसाले तक खुद अपने हाथ से पीसती हो? ऐसा लगता है जैसे औरत बनकर पैदा होना अपराध हो गया है मेरा। अरे तो दुनिया की पहली बहू है क्या जो घर के काम कर रही है? और नौकरी तो तू अपनी खुशी के लिए करती है ना? हैं? नौकरी की धौंस मुझे मत दिखाना। तुझसे होती है तो कर, ना होती है तो छोड़ दे, लेकिन घर के काम तो तुझे बराबर करने ही पड़ेंगे। अरे घर में लोग ही कितने हैं जो दिन भर काम के लिए हाय हाय करती रहती है। वो तो शुक्र मना कि घर में बस 4 ही लोग हैं,
कहीं हमारी तरह 20-20 लोगों का परिवार पालना पड़ जाता ना तो 2 दिन में तारे नजर आते तुम्हें। धीरे धीरे समय बीता। एक पत्नी और बहू होने के अलावा अब रोमा एक माँ भी बन गई थी। हर गुजरते समय के साथ उसके ऊपर काम का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। घर, ऑफिस, बच्चा और पति के बीच में खुद को बांटते बांटते रोमा जैसे एक मशीन बन चुकी थी। मम्मा मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, कल लास्ट डेट है, आज आप ज़रूर कंप्लीट कर देना। सॉरी बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए परेशान हो। क्या करूँ, मुझे एक पल का भी समय नहीं मिल पा रहा। कोई बात नहीं, आज ना मैं तुम सबके सोने के बाद ये प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो राजा। रात को सबको खाना खिलाने के बाद रोमा गोलू का प्रोजेक्ट बनाने लगती है, जिसे पूरा करते करते उसे रात के 2 बज जाते हैं। सुबह 4 बजे अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। क्या सुबह हो गई? 2 घंटा भी सोने को नहीं मिला मुझे। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। ये तो रोज़ का हो गया है, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। एक दिन काम ख़त्म करते करते मैं ही ख़त्म हो जाऊंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं बनानी मुझे अपनी पहचान। जब कोई मुझे समझने वाला है ही नहीं तो इतनी मेहनत करके फ़ायदा क्या। मुझे समझ में आ गया है कि इस घर की बहू होने के अलावा अब मेरी कोई पहचान नहीं रही। 5 साल तक घर और नौकरी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करते करते रोमा थक चुकी थी और आखिरकार रोमा नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नौकरी छोड़ने के बाद रोमा को ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ गया होगा तो ये आपकी भूल है, क्योंकि घर के काम तो राक्षस की भूख की तरह समय के साथ बस बढ़ते ही जाते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद गोलू को स्कूल छोड़ने और लेकर आने का काम भी अब रोमा की ही जिम्मेदारी बन गए थे। एक रोमा, कहाँ हो यार, एक कप चाय तो पिला दो प्लीज, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप बैठिए, मैं अभी लाई। पति की बात सुनकर कुछ ही देर में रोमा एक कप चाय बनाकर सुजीत के पास रख जाती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से नहीं, किसी काम वाली से शादी की है। जब देखो तब काम काम और सिर्फ काम। अरे कभी तो 2 घड़ी बैठकर पति के साथ भी बातें कर लिया करो। चाय का कप देने के बाद अगर तुमने पूछा होता कि मैं क्यों परेशान हूँ तो मुझे अच्छा लगता। पत्नी का फर्ज सिर्फ इतना ही नहीं होता कि पति के सामने चाय और नाश्ता बना कर रख दो। अरे कभी तो पति से उसका सुख दुख भी पूछ लिया करो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन घर के काम भी तो करने पड़ते हैं ना। अगर काम समय से नहीं हुए तो आपकी मम्मी नाराज़ हो जाएंगी और बातें मुझे सुननी पड़ेगी। अच्छा नाराज़ मत हो, बताओ क्या हुआ, आज आपका मूड क्यों ख़राब है? अरे यार, उस मैनेजर ने ना मेरा जीना। सुजीत अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक रोमा सुजीत को रोक देती है। आप 1 मिनट ठहर जाओ, गैस पर दूध रखा है, अभी दूध उबाल कर आती हूँ। अगर दूध उबल कर गिर गया तो मम्मी जी से 10 बातें सुनने को मिल जाएगी, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। रोमा भाग कर गई और गैस बंद करने के बाद वापस लौट आई। अच्छा बताओ, क्या कह रहे थे आप? रोमा, बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि एक ही छत के नीचे मैं किसी अजनबी के साथ रह रहा हूँ। मन में इतनी बातें होती है लेकिन कहने के लिए कोई है ही नहीं मेरे पास। अरे नहीं नहीं ऐसा, अरे प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं अभी 2 मिनट में आई। बाहर से बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ सारे कपड़े भीग ना जाए, मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। रोमा छत से कपड़े उतार कर लाती है। अरे यार प्लीज़ अब तो आकर बैठो मेरे पास, हर समय काम और घर। तुम शायद भूल गई हो कि तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई हो, कभी मेरे लिए भी समय निकाला करो। सुजीत, मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना। अच्छा अब बोलो क्या बात है, अपनी माँ की आदत तो जानते हो। रोमा देखो, आंगन में जो मसाले रखे थे उन्हें भी उठा लाओ, बारिश आ गई तो खराब हो जाएंगे। और दाल बनने के लिए भी रख देना, नहीं तो लेट हो जाएगा। और देखो आज शाम को आंगन में झाड़ू नहीं लगाई तुमने, जाओ आंगन में झाड़ू मार दो। ऐसे शाम के समय आंगन बुहारे बिना नहीं छोड़ते हैं। सुजीत तुम चाय पियो, तब तक मैं दाल चढ़ा कर आती हूँ। कभी दूध उबाल रही हो, कभी दाल, कपड़े, बर्तन, मसाले, सबके लिए टाइम है ना तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और क्या फ़ायदा है ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी का कि आदमी अपना सुख दुख तक अपनी पत्नी को ना बता सके। पूरा दिन तुम घर के कामों में बिजी रहती हो, रात को बच्चों को खाना खिला रही होती हो या सुला रही होती हो। बच्चों के सोने के बाद तुम उनकी सुबह की तैयारी में लग जाती हो। अरे बंदा अपनी पत्नी से बात करे तो कब करे? तुमसे किसने कहा घर में काम है, मैं तो खाली ही रहती हूँ। 2-2 फुलके सेकने में वक्त ही कितना लगता है, जरा सा गेहूँ चावल धोकर सुखाने में समय कितना लगता है। घर में मसाले पीसकर खाना बनाने में कोई वक्त लगता है क्या?
अचार हो या पापड़ सब घर में बनाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। बहू पढ़ी लिखी है, तब भी बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ने जाएं। ये भी कोई बात है? आखिर मैं घर में करती क्या हूँ? 2 घंटे बच्चों को पढ़ा ही सकती हूँ ना। मशीन के धुले कपड़े बदबू करते हैं, 2 कपड़े होते हैं, हाथ से रगड़ने में वक्त ही कितना लगता है। आज तक मैंने यही सुना है। मम्मी जी तो कहती है घर में काम ही क्या है, और तुम कह रहे हो कि मुझे बस काम ही काम है। बताओ किसकी बात को सच मानूं मैं? रोमा की बात सुनकर सुजीत गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो सोचता है, घर में रहकर तो हमें कभी भी साथ में 2 बातें करने का समय नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, आज मूवी की 2 टिकट बुक करवा लेता हूँ। बाहर जाएंगे तो दोनों को थोड़ा समय तो साथ में बिताने को मिलेगा। रोमा, कहाँ बिजी हो? यहाँ तो आओ। क्या बात है, क्या हुआ? आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों बाहर चल रहे हैं, मूवी देखेंगे और उसके बाद डिनर करके ही लौटेंगे। मैं ऐसे अचानक से नहीं जा पाऊंगी। मुझे अभी मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना बनाना है, मलाई से घी बनाना है, सबके कपड़े प्रेस करने हैं, बहुत काम पड़ा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, मत चलो, गलती मेरी ही है। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण बना रहता है। ना तो सुजीत घर में सही से खाना खाता, ना पहले की तरह किसी से बात करता, बस खोया खोया सा रहता। सुजीत बेटा, क्या बात है? तो आजकल बहुत बुझा बुझा सा रहता है, कोई बात है तो बता। कुछ भी कहने का क्या फ़ायदा है माँ, घर के सब काम समय पर हो रहे हैं ना। तुम्हें बहू तो मिल गई है, मुझे पत्नी नसीब हो या ना हो, किसको फ़र्क पड़ता है? ये कैसे बैकी बातें कर रहा है? बहू और पत्नी अलग अलग होती है क्या? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? झगड़ने के लिए पहले बात करना ज़रूरी होता है माँ, और हम दोनों को तो फुर्सत से बैठकर आपस में बात किए हुए भी ज़माने हो गए। मेरे सुख दुख चिंता तकलीफ किसी बात से रोमा को कोई मतलब ही नहीं है। उसके पास 2 पल बैठकर अपने मन की बात करने लगो तो उसे तेल मसाले अचार याद आने लग जाते हैं। अरे मैं पूछता हूँ, घर में पैसों की कोई कमी है क्या? और घर में इतना काम है तो काम के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेते आप लोग? बाजार में हर चीज़ मिलती है, फिर क्या ज़रूरत है गेहूँ खरीद कर उसको धोकर साफ करके पिसवाने की? पिसे हुए मसाले और डब्बा बंद अचार भी बाजार में मिलते हैं ना। माँ, घर में बहू आ गई तो सारा काम वही करेगी, ऐसा किस किताब में लिखा है? बड़ा आया बीवी का हिमायती, 4 लोगों का काम नहीं होता इससे। हमारे ज़माने में 20-20 लोगों का परिवार होता था, हमने परिवार नहीं चलाया क्या? सब कुछ अपने हाथ से किया। हमारी हिमायत लेने के लिए तो कभी तुम्हारे पिताजी सामने नहीं आए। आपका समय और था माँ, उस समय अगर परिवार में 25 लोग थे तो काम करने वाली भी आप अकेली नहीं थी। चाची ताई दादी बुआ सब लोग मिलकर काम करते थे ना। उस ज़माने में बच्चों के स्कूल से ना तो प्रोजेक्ट मिलते थे और ना ही होमवर्क। अब खुद बताओ ना, आपने कितनी बार हमें दिन में 2 घंटे बैठकर पढ़ाया है? गेहूं और चावल तो हमेशा दादी ही साफ करती थी, मसाले सुखाना और पीसने का काम भी दादी के ही जिम्मे था। उस ज़माने में कपड़ों को हाथ से धोना मजबूरी था, लेकिन अब तो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन के होते हुए भी आप रोमा से कपड़े हाथ से धुलवा रही हैं, ये कहाँ की समझदारी है? माँ, इतनी अच्छी नौकरी थी उसकी, आपकी इस बेतुकी जिद के कारण उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आप खुद बताओ, ये झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए ही उसने इतनी पढ़ाई की थी? घर के काम तो आप किसी नौकर से भी करवा सकती है। आपकी फालतू की जिद के कारण आपने उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना कर रख दी है। मुझे समझ में नहीं आता, पूरा दिन अपनी बहू से कुल्लू के बैल की तरह काम करवाने में आपको ऐसा कौन सा सुख मिलता है? अरे कौन सा पहाड़ टूट जाएगा अगर महीने में 2 या 4 बार आप बाहर का खाना खा लेंगे? घर में पैसों की कोई कमी तो है नहीं। अगर घर में खाना बनाने या बाकी के कामों के लिए हम कोई नौकर लगा ले तो रोमा भी मशीन की जगह इंसान वाली जिंदगी जी सकती है। आपने तो उसे एक मशीन से भी बदतर बना दिया है माँ। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो सिर्फ काम ही करती रहती है। ना वो अपने बच्चों को ढंग से समय दे पा रही है और ना ही मुझे। और 100 बातों की एक बात, आप मुझे ये बताइए माँ, क्या शादी का यही मतलब है कि घर को एक 24 घंटे के लिए नौकरानी मिल जाए? अरे इंसान शादी करता है ताकि उसके पास उसका सुख दुख और तकलीफ बांटने वाला कोई साथी हो। जब वो परेशान हो तो कोई ऐसा हो जो उसकी परेशानी समझ सके, उसके कंधे पर सर रखकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। ये नहीं कि पत्नी को एक नौकरानी बनाकर बस दिन रात काम करवाते रहो। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं शादी ही ना करता। जितना समय हम आज एक दूसरे को दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा समय तो शादी से पहले हम साथ गुजार लेते थे। कितने खुश थे हम एक दूसरे के साथ। और अब
बस मन में हर समय शिकायतें ही चलती रहती है। मेरा घर बिखर रहा है माँ, आपको कुछ समझ में भी आ रहा है? मैं अपने सास होने के मद में इतनी चूर हो गई थी कि मैंने तो ये कभी महसूस ही नहीं किया कि आखिर बहू मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, और अब मेरा बेटा ही बहू का साथ पाने के लिए छटपटा रहा है। अरे कल को तुम्हारे रिश्ते में कोई खटास आ गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी जिद ने तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर दिया। मैंने ही बहू को कहा कि वो पहले बहू है और फिर पत्नी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी औरत पत्नी पहले है और बहू बाद। बेटे के समझाने पर सावित्री देवी घर में काम के लिए नौकर को रख लेती है। अब रोमा पति और बच्चों को अपना पूरा समय देती है और पति के कहने पर फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। इस तरह उनके परिवार में एक बार फिर सुख शांति छा जाती है। गुप्ता जी अपनी बेटी गुंजन की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। काफी महीने हो गए थे उसके लिए लड़का ढूंढते ढूंढते, लेकिन जब भी गुप्ता जी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते, उसके साथ रिश्ते की बात पक्की ही नहीं हो पाती थी। एक दिन परेशान होकर गुप्ता जी अपनी बेटी गुंजन और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ पंडित जी के पास पहुंचे। प्रणाम पंडित जी, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। मैं तो अपनी बेटी के लिए लड़के देख देख कर थक गया हूँ। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले भी सही, लेकिन कहीं कोई रिश्ता पक्का ही नहीं हो पाता। गुप्ता जी, जरा अपनी बेटी की कुंडली तो दिखाइए, ठीक से देखनी पड़ेगी। लगता है कुंडली में कोई गड़बड़ है। हाँ हाँ पंडित जी, जरा ठीक से देखकर बताइए ना, आखिर कब होगा हमारी बेटी का विवाह? अरे अरे, लगता है आपको कभी किसी ने बताया नहीं पहले। आपकी बेटी की कुंडली में तो मांगलिक दोष है और इसकी शादी किसी मांगलिक लड़के के साथ ही होनी चाहिए, वरना विवाह के बाद बहुत परेशानी आ सकती है। आपके कहने का मतलब है कि अब मुझे गुंजन के लिए कोई मांगलिक लड़का ढूंढना पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक समझा आपने गुप्ता जी। जो लड़का मांगलिक ना हो उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने की गलती कभी भी मत करना। लेकिन पंडित जी, इन सबसे क्या होता है? अब दुनिया में इतनी शादी होती है, सबको थोड़ी ना पता होता है कि वो मांगलिक है या नहीं। बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन ये भी तो सच है ना कि कितने सारे विवाह टूट जाते हैं, लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इसलिए हमें कुंडली और इन सब बातों पर भरोसा करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, हम ध्यान रखेंगे। प्रणाम, अब हम चलते हैं। घर पहुंचने के बाद लो, अभी एक परेशानी और आ गई। अब एक अच्छा लड़का तो ढूंढना है, लेकिन उसके साथ वो लड़का मांगलिक भी होना चाहिए। वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और अब मांगलिक लड़का। पता नहीं हमारी बेटी के लिए एक सुयोग्य लड़का कब मिलेगा। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी गुप्ता जी के घर आती है। अरे काकी, बहुत दिनों के बाद आई है, आइए चलिए साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अरे पुष्पा, मैं तो तेरी छोरी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। बड़ा अच्छा लड़का है, दिखने में एकदम सुंदर राजकुमार, और बहुत अच्छी नौकरी भी है। अरे काकी, आप तो रिश्ता ले आई है, लेकिन पंडित जी से मिलकर आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि गुंजन की कुंडली में मांगलिक दोष है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़के को भी वैसी ही लड़की चाहिए, और उसे ना एक सुंदर लड़की से शादी करनी है। और आपकी गुंजन तो दिखने में इतनी प्यारी है, उसका रिश्ता तो झट से पक्का हो जाएगा। अरे वाह काकी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलिए, आज तो मैं आपको चाय के साथ मिठाई भी खिलाऊंगी। जा जा, फिर देर किस बात की, जल्दी से बढ़िया सी चाय बना ला और मिठाई ना भूलना। इस तरह गुंजन की शादी देवेंद्र नाम के लड़के के साथ हो जाती है। गुंजन और देवेंद्र की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। देवेंद्र की माँ भी गुंजन को बहुत अच्छे से रखती थी। एक बार देवेंद्र गुंजन के साथ गुंजन के घर आया। दामाद जी, आपके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करके हम तो धन्य हो गए। आपकी बेटी गुंजन भी बहुत अच्छी है मम्मी जी। मेरे परिवार का और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। मैं भी गुंजन के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। चलो, ये भी अच्छा हुआ। जानते हो, गुंजन के लिए रिश्ता ढूंढने में बहुत मेहनत लगी थी। कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था।
बाद में पंडित जी ने बताया कि गुंजन मांगलिक है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा जी? ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी कि गुंजन मांगलिक लड़की है। लेकिन देवेंद्र जी, आप भी तो मांगलिक है ना, तभी तो आपके परिवार वाले मेरी और आपकी शादी के लिए मान गए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो इस बात को पहले से जानते थे। लगता है कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं मांगलिक नहीं हूँ। लेकिन बेटा, जब काकी रिश्ता लेकर आई थी तुम्हारा, तो उन्होंने बताया था कि तुम मांगलिक हो और तुम्हें ऐसी ही लड़की चाहिए। इसीलिए तो हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करवाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि हम तो खुद इस बात को लेकर बहुत डरे हुए थे। चलिए पापा जी, मम्मी जी, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरी और गुंजन की मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे मेरी माँ से एक बार बात करनी चाहिए। देवेंद्र जी, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। अब हमारी शादी हो चुकी है और भगवान की दया से हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मम्मी जी से बात करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम घर चलकर उनसे बात कर लेते हैं। देवेंद्र के घर जाने के बाद, मम्मी, आपको एक बात बतानी थी, लेकिन वादा करिए कि आप नाराज नहीं होंगे। क्या हुआ बेटा? अभी तो अपने ससुराल से होकर आए हो गुंजन के साथ, कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे, गुंजन से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं मम्मी जी, देवेंद्र तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर बात क्या है बेटा, सीधे सीधे बताओ। तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। मम्मी, वो क्या है ना, गुंजन मांगलिक है। ये तुम क्या कह रहे हो? गुंजन मांगलिक है? लेकिन बेटा, तुम तो मांगलिक नहीं हो, और इसी वजह से मैं तो तुम्हारी शादी किसी बिना मांगलिक लड़की के साथ करवाना चाहती थी। अब जाने दो ना मम्मी, बस आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वो क्या है ना, शायद कोई गलतफहमी हुई है, और उस गलतफहमी के चलते ही गुंजन के परिवार वालों को लगा कि मैं भी मांगलिक हूँ, और इसी वजह से उन्होंने मेरी और गुंजन की शादी के लिए हाँ कर दिया। मेरा ही दिमाग खराब हुआ था शादी के वक्त। दीवानी हो गई थी मैं गुंजन की सुंदरता देखकर। लगा सब कुछ सही है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। इससे तो आने वाली जिंदगी में बहुत परेशानी आ सकती है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? कैसी परेशानी? आप फिक्र मत करिए, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। और वैसे भी मम्मी, मेरी और गुंजन की शादी को थोड़ा वक्त हो गया है, हमें एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अरे शुरू शुरू में थोड़ी ना पता चलता है, लेकिन मैं नहीं चाहती बेटा कि तेरे साथ कुछ भी बुरा हो। लेकिन मम्मी जी, अब क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो गई है। शादी नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। तुम्हारे घर वालों को बताना चाहिए था। अब तुम्हारा मांगलिक दोष मेरे बेटे पर भारी पड़ेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, अभी बहुत रात हो गई है, हम इस बारे में कल बात करते हैं। आप भी आराम से सो जाइए, हम भी अपने कमरे में जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन गुंजन की सास के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गुंजन मांगलिक है और इसकी वजह से उनके बेटे की जिंदगी में परेशानी आ सकती है। अब गुंजन की सास किसी भी कीमत पर गुंजन को अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती थी, और इसलिए वो अलग अलग तरीके से उसे परेशान करने लगी। गुंजन, मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ अलमारी में रख रहा हूँ, देखो तुम उठाकर इन्हें अंदर लॉकर में रख देना। ठीक है देवेंद्र जी, अभी बाथरूम में हूँ, आप ऑफिस जाइए, बाहर आती ही मैं आपके डॉक्यूमेंट संभाल कर रख दूंगी। ऐसे कैसे संभाल के रख देगी? ये सारे डॉक्यूमेंट मैं फाड़ कर फेंक दूंगी, उसके बाद देखती हूँ देवेंद्र का गुस्सा तेरे ऊपर किस तरह निकलेगा। गुंजन, मैंने तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो कहाँ हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स देवेंद्र जी? आपके जाने के बाद मैंने चेक किया, वहाँ अलमारी में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ये तुम कैसी बात कर रही हो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं खुद जाकर चेक करता हूँ। अरे नहीं है वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद, गुंजन तुम कितनी लापरवाह लड़की हो, इस बात का पता मुझे आज चल गया है। ये देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फटे हुए डस्टबिन में पड़े हुए हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम जानती हो इसकी वजह से मेरी जॉब भी जा सकती है। मैं सच कह रही हूँ देवेंद्र जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स देखे तक नहीं। गुंजन बेटा, क्यों बहस कर रही हो सकता है ना कि गलती से तुमने ये डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिए हो। अब देवेंद्र कह रहा है तो अपनी गलती मान लो ना।
लेकिन मैंने जो काम किया ही नहीं, मैं उसे कैसे मान लूं? अच्छा, तो लापरवाह होने के साथ अब तुम जिद्दी भी हो। सही कहती है मम्मी। एक मांगलिक लड़की और बिना मांगलिक लड़के की शादी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसके बाद आए दिन देवेंद्र और गुंजन के बीच झगड़े होने लगे और एक दिन जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है। तुम भी तो मुझ पर हर बात पर शक करते हो। देवेंद्र जी, शुरू शुरू में मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे पति हो। यह गलत फहमी तो मुझे भी थी तुम्हारे साथ, लेकिन हमें ना बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। और अगर मुझे पता होता कि इतनी प्रॉब्लम आने वाली है तो तुम्हारे मांगलिक होने की बात पता चलती ही मैं तुम्हें घर से निकाल देता। अच्छा, तो अब नौबत यहाँ तक आ गई कि आप अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालेंगे। जो पत्नी 1 मिनट अपने पति को चैन से जीने नहीं देती, जिसकी चीजों का ख्याल नहीं रख सकती, उसका घर में क्या काम। ठीक उसी वक्त देवेंद्र के घर के पुराने पंडित जी उनके घर आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? आपके बेटे और बहू इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अब क्या बताऊं पंडित जी, ये सब तो होना ही था। अरे बहू के घर वालों ने हमसे झूठ बोला और अपनी मांगलिक बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दी। मुझे तो पहले ही पता था ये सब होने वाला है। अगर ऐसा हो गया था तो आपको उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए था। कैसा उपाय पंडित जी? ये शादी तो वैसी ही गलत है, कोई उपाय करने से क्या होने वाला है? मुझे अभी के अभी देवेंद्र की कुंडली दिखाओ। असलियत क्या है मैं ये पता करूंगा। ये लीजिए पंडित जी देवेंद्र की कुंडली, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे बेटे के ऊपर मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं है, और ये लड़की, इसके ऊपर तो भारी मंगल दोष है। पंडित जी ध्यान से देवेंद्र की कुंडली देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आप जानती नहीं, लेकिन आपका बेटा मांगलिक है। भारी मांगलिक दोष लेकर पैदा हुआ है ये। और ये तो भला हो जो इस लड़की के साथ इसकी शादी हो गई। इसकी वजह से इसका मंगल दोष समाप्त हो चुका है। अगर ऐसा है पंडित जी, तो मेरे और गुंजन के बीच होने वाले झगड़े? देखो बेटा, जब हम दिमाग में किसी बात को बसा लेते हैं ना, तो वैसा ही होता है। तुमने सोच लिया कि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है और तुम्हारी उसके साथ कभी बन नहीं सकती, तो बस वैसा ही होना शुरू हो गया। वैसे एक बात कहूँ, गलती मेरी भी है। जब से मुझे पता चला कि गुंजन मांगलिक है, मैंने इन दोनों के बीच झगड़े करवाने का काम किया था। ये देखो बेटा, झगड़े की जड़ यहाँ खुद हमारे बीच मौजूद है। हम जैसा दिमाग में बातें बना लेते हैं, हमारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अब अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम्हारी पत्नी मांगलिक है और तुम भी मांगलिक हो। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा।